नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं आज इंडियन ज्योग्राफी का 18वां सीरीज़, 18वां एपिसोड। तो आज हम इसमें बात करेंगे भारत के मतलब भारतीय पठार के बारे में, पठारी क्षेत्र के बारे में, पठारी भाग, भारत का जो पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को मैं अक्सर हम लोग कई नाम सुनते आए हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, या फिर दक्कन का पठार। सॉरी, ये यहाँ पर एक टाइपो एरर है, ये दक्कन का पठार है। तो एक मिनट में कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने का, ठीक कर देता हूँ इसको। ये है हमारा दक्कन का पठार। तो ये है हमारा दक्कन का पठार। और तो चलिए हम बात करेंगे इस पठार के। पहले अब पठार की यदि बात करें तो हमारा जो ये पठारी भाग है, तो पहले पेन ले लूँ, फिर ये देखिए जो पठारी भाग की यदि बात करें तो मूल रूप से हमारा जो पठारी भाग है ये अरावली के दक्षिण में, और ये जो हमारा ये तिकोना सा भाग है भारत का, ये इसको पूरा पठारी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा काठियावाड़ का पेनिनसुला, इसको भी, हाँ, इसमें आप जोड़ सकते हैं पठारी क्षेत्र में। गुजरात का भी कुछ हिस्सा है ये। मतलब कुल मिला के ये लगभग तिकोना भाग है। और ये जो पूरा पठार बना हुआ है ये बेसिकली लावा निर्मित चट्टानों से बना हुआ है। ये काफी सख्त है चट्टानें। अब होता देखिए, जैसे लावा का जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो वहाँ दो तरह के लावा का उद्गार होता है। एक जनरली दो तरह के लावा का उद्गार होता है। एक होता है अम्लीय लावा, एसिडिक लावा, और दूसरा होता है बेसिक लावा। जो अब जैसे जानते हैं कि हम लोग यदि रसायन शास्त्र के कुछ विद्यार्थी रहेंगे, रसायन शास्त्र का बेसिक नॉलेज भी होगा आपको, केमिस्ट्री का, तो अम्ल जो होता है वो गाढ़ा, अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है, और क्षार जो होता है वो पतला होता है। जो अम्लीय लावा होता है वो जमा हो जाता है, ऐसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन वही जो क्षारीय लावा है कुछ ऐसे करके एक प्लेट के रूप में पूरा फैल जाता है। और इस क्षेत्र में जो है क्षारीय लावा, जिसको बोलते हैं बेसिक लावा, का उद्गार हुआ। और ये यहाँ पर एक ये जो पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका निर्माण हुआ। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड की यदि बात करें तो प्राचीन काल में जब पूरी धरती के जो पूरा जो लैंड मास था वो एक जगह पर केंद्रित था, एक जगह पर केंद्रित था। उसको पेंजिया कहते थे। और उसमें का जो पूरा एक विशाल महासागर था उसको पैंथाला था। जब पेंजिया दो भागों में बटा तो उसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अब देखिए, अब एक चीज हमारे ध्यान में आएगा कि हमारा जो ये दक्षिणी भारत है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर आज एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ना वो जागृत ज्वालामुखी, ना सुषुप्त ज्वालामुखी, ना ही मृत ज्वालामुखी। जो किसी तरह का ज्वालामुखी का कोई प्रमाण नहीं है आज के टाइम में। फिर ये आखिर ये ज्वालामुखी निर्मित चट्टान, ये निर्माण ज्वालामुखी से कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका जवाब हमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसमें देखने को मिलेगा। अब ये देख सकते हैं दक्षिणी मतलब इक्वेटर, जब भारत का जो ये लैंड मास यहाँ पर था इक्वेटर के दक्षिण में, इस जगह को एक्चुअली इसको वर्ल्ड मैप पर दिखाएंगे आपको भी, तब यहाँ पर एक रीयूनियन आइलैंड के पास, तब इस पर काफी लावा का उद्गार हुआ। क्योंकि जो रीयूनियन आइलैंड जो है और उसका क्षेत्र आज भी वो लावा की तरह एक तप्त स्थल है। मतलब उस क्षेत्र को ज्वालामुखी रूप से तप्त स्थल के रूप में देखा जाता है। आज भी वहाँ काफी सक्रिय, समुद्र के नीचे काफी सक्रिय ज्वालामुखी है। और जब ये हमारा जो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा जब वहां से गुजर रहा था, तब यहाँ पर भारी मात्रा में लावा का उद्गार हुआ। वो दोस्तों ये क्षेत्र है यहाँ पर मेडागास्कर के पूरब में, ये यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड है। यहाँ पे इसी जगह आसपास कहीं रीयूनियन आइलैंड है। और यहाँ से अब जानते हैं कि पहला ये सब यहाँ पर चिपका हुआ था, और ये सारा कहीं दक्षिण में था, थोड़ा पूरा जो अफ्रीका, ये सब यहाँ से ये फिर खिसकते हुए धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ा। तो एक वर्ल्ड मैप आपके सामने है, काफी अच्छा एक मैप आ गया आपके सामने, इसको देख सकते हैं बेटर अच्छा से। तो चलिए हम बात करेंगे भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसके बारे में। यदि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करें तो उसमें देखिए प्राय एक शब्द आता है प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप क्या होता है? अब एक शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब वह भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। भारत प्रायद्वीप जो है तीन तरफ सागर से घिरा हुआ है। चलिए इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर ये हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर, और नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो ये एक प्रायद्वीप है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। और यानी कि ये इसलिए ये क्षेत्र जो है प्रायद्वीप कहा जाता है इसको, द्वीप नहीं प्रायद्वीप। यहाँ पर हैं तीन, कौन कौन? पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये जो भारतीय प्रायद्वीप लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब कह सकते हैं कि ये भारत का जो एक सबसे बड़ा स्थल स्वरूप है, एक सबसे बड़ा क्षेत्र प्राकृतिक प्रदेश है, क्योंकि आधे क्षेत्र में लगभग भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर अकेला प्रायद्वीपीय भारत ही है। तो ये ऑटोमेटिकली ये बहुत बड़ा। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो बचता है, गैंगटिक प्लेन, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा क्षेत्र बच रहा है। यानी कि जब देख रहे हैं सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये एक्चुअली पीटी में पूछा जा सकता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, प्री में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये कौन सा भाग सबसे बड़ा भाग माना जा सकता है। तो इसमें हमारा होगा पठारी भाग, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। इसका जो आधार है त्रिभुजाकार है। अब उत्तर में दिल्ली रिज से लेकर और पूरब में ये राजमहल तक फैला हुआ है। राजमहल यानी झारखंड का जो पूर्वी हिस्सा है, साहेबगंज, पाकुड़ वगैरह डिस्ट्रिक्ट है। और दक्षिण में जो शीर्ष ये कन्याकुमारी है वो इसका शीर्ष मान सकते हैं इसका। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर में मैकाल पर्वत रेंज है, उत्तर पूर्व में हजारीबाग तथा राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। अनाईमुडी जो है वो जो दक्षिणी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बताइए अनाईमुडी जो है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? यदि आपको पता चले तो इसके बारे में आप जरूर एक बार मैसेज कीजिए, मैसेज करके बताइए हमको, या फिर कमेंट कीजिएगा इस पर कि अनाईमुडी किस पर्वत की चोटी है और ये किस स्टेट में है। चलिए अब तो हम प्रायद्वीपीय भारत को 8 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 8 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी मध्य उच्च पठार, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय मिकिर पठार, दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार से उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभी बात करेंगे उत्तरी मध्य उच्च भूमि का पठार या उत्तरी मध्य उच्च पठार। यदि अब देखिए इसमें है उत्तरी मध्य उच्च पठार, इसमें हमारे इसके अंतर्गत आएंगे ये 3 क्षेत्र, मालवा का पठार, अरावली पर्वतमाला और विंध्य पर्वतमाला। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार देखिए, उसके पहले से एक मैप देख लेते हैं। ये देखिए मालवा का जो पठार है ये है मालवा प्लेट्यू। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कुछ हद तक फैला हुआ है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये काली मिट्टी से ढका हुआ है। दोस्तों जब ये काली मिट्टी से ढका हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हद तक इस क्षेत्र का यूपी वगैरह भी। आप ये देख सकते हैं बुंदेलखंड का जो रीजन है उत्तर प्रदेश का। इसे लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। इसमें कुछ लावा द्वारा बनाए गए पहाड़ियां भी। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी इसी के मध्य भाग को प्रवाहित करती है। चंबल नदी जो है इसी मालवा के पठार से होकर बहती है। पश्चिमी भाग को माही नदी, जो इसका मालवा का जो पठार है इसका जो पश्चिमी भाग है, देख सकते हैं ये रहा हमारा माही नदी। और चंबल नदी आप यहाँ से इसका मान सकते हैं, यहाँ से इसका उद्गम है ये चंबल। इसमें काली सिंध आकर मिलती है, यहाँ पर एक बनास भी आकर मिलती है। और ये यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में औरैया या औरई नाम का एक जगह है जहाँ पर ये यमुना से मिलती है। और इसके आगे एक नदी मिलती है सिंध भी यमुना में। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, बनास चंबल की सहायक नदी है। और चंबल है आपका ये यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा में आके मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। तो अब चलिए अब आगे हम इसको इन नदियों के बारे में फिर से देखते रहेंगे। अभी नदियों के एक बार तो हम नदी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम नदियों को और पढ़ेंगे इसको। और जो पूर्वी भाग है इसको बेतवा नदी प्रभावित किया है। बेतवा ने
अब देखिए इसका जो पूर्वी नदी है, कौन सा भाग है इसका, ये रहा, ये बेतवा, ये विंध्यन रीजन से निकलती है, विंध्याचल से, और यहाँ पर ऐसे आप आगे देख सकते हैं, ये है बेतवा, बुंदेलखंड और मालवा के पठार को प्रवाहित करती है, सिंचित करते हुए ये आके यमुना में आगे मिल जाती है ये। तो अब आगे बेतवा है, फिर मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। यहाँ से निकलने वाली कौन कौन सी नदी है, मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब अरब सागर में गिरती है, जबकि चंबल, सिंध, कैन नदियां यमुना की सहायक नदी है, जो कि गंगा में मिलकर अरब सागर में गिरती है। अब देखिए, अब मान सकते हैं कि नर्मदा जो है, हालांकि नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, लेकिन इसे मालवा पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी सीमा कह सकते हैं इसका, हालांकि इस पर विवाद हो सकता है, विवादित हो सकता है, हालांकि मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। ताप्ती भी को भी कहना सही नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये अरावली और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र है, अरावली है, और इस क्षेत्र से हालांकि नर्मदा गुजरती है, तो यहाँ से तो इसको भी ध्यान में रखें, और ताप्ती भी। अब फिर देख एक बार और, अब इसके बाद, अब मालवा पठार के बाद अब हम देखेंगे अरावली। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसकी लंबाई गुजरात से दिल्ली तक है, और दिल्ली का जब भी आप साउथ दिल्ली के देखें, दक्षिण दिल्ली का जो हिस्सा देखेंगे, तो वो पूरी तरह से जो है अरावली पर्वत श्रेणी पर ही बसा हुआ है। और जब आप दिल्ली में खासकर जो हमारा जो लुटियंस दिल्ली है, जिसमें कि खास सबसे महत्वपूर्ण है रायसीना हिल, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो भी इसी अरावली पर्वत का हिस्सा है। यदि कभी आप दिल्ली जाएं, साउथ दिल्ली, और वहाँ पर जो नॉर्थ कैंपस जेएनयू का, वहाँ जाकर देखें तो आपको वो बिल्कुल वो पहाड़ी पर बना हुआ है, वो भी एक अरावली पर्वत का ही हिस्सा है वो। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो तुलना है अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की जाती है। अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है, एक पर्वतमाला है। इसका 80% हिस्सा लगभग राजस्थान में है। भारत में इसको सबसे प्राचीन पर्वत माना गया है। हिमालय को तो नवीन पर्वत कहते हैं, नवीन वलित पर्वत, लेकिन ये जो है सबसे प्राचीन है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में 2 भागों में बांटती है। ये भारत ही नहीं, संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो सिरोही जिले में है, गुरु शिखर। 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है, 22 से 27, जो माउंट आबू में स्थित है। ये रहा अरावली। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान का जो ये थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, उसके विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत ही है जिसके कारण कह सकते हैं कि अरावली पर्वत ही है जिसके कारण ये राजस्थान का जो विशाल मरुस्थल है इसका निर्माण होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब दक्षिण और ये यहाँ से जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं जाती हैं तो अरावली के सीधे पैरेलल बहने लगती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, क्योंकि जब इधर से जो दक्षिण पूर्वी मानसून, जो जिससे कि हमारे बिहार झारखंड में बारिश होती है, वो यहाँ से टकराती है और इसके सारे ऊपर उठती है और यहाँ पर बारिश कराती है। तो ये था हमारा इसका अरावली के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन वगैरह सब जैसे बात कर चुके हैं। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुजरती है। यह 550 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला, कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक चली गई है। कुछ हिस्से क्या पूरी जो साउथ दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली, वो लगभग इसी पर अरावली की ही श्रृंखला पर बसी हुई है। शिखरों और कटकों की श्रृंखला जिनका फैलाव 10 से 100 मीटर तक है और 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। ये पर्वतमाला दो भागों में विभाजित है। सांभर सिरोही पर्वतमाला, जिसे माउंट आबू, गुरु शिखर वगैरह है, जिसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे इतना 722 है, सहित अधिकतर ऊंचे पर्वत है। और दूसरी है सांभर खेतरी, जिसमें 3 विच्छिन्न कटकीय क्षेत्र आते हैं। ये जो क्षेत्र है सांभर खेतरी, ये खनिजों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, हालांकि पूरा अरावली रीजन ही वो खनन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो मार्बल, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल की माइनिंग होती है। इसके अलावा खेतरी जो है तांबे की खनन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो अरावली है पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों खनिज से परिपूर्ण है। पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को भी रोकने का कार्य करता है। ये अनेक प्रमुख नदियों जैसे बनास, लूनी, साखी, साबरमती का उद्गम है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में
बस रेतीला व पथरीला जमीन है और कुछ गुलाबी रंग के स्फटिक पत्थर मिलते हैं। दक्षिणी भारत में यदि आप इसका बांसवाड़ा वगैरह जो क्षेत्र देखें, ये काफी मतलब सघन वनों वाला प्रदेश है। अब देखते हैं अरावली की कुछ चोटियां। अरावली की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर सिरोही में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। से दूसरा है शेर, शेर वो भी सिरोही में है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है। जरगा उदयपुर में। अचलगढ़ ये भी सिरोही में है। रघुनाथगढ़ ये सीकर, खो ये अलवर में है। तारागढ़ अजमेर और भेराच ये भी अलवर में है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर ये धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये था दोस्तों अरावली। अब चलिए हम देखते हैं विंध्य को। विंध्य को चलिए फिर एक मैप में देखेंगे इसको आगे। पहले मैप में देख रहे हैं इसको। विंध्यन रेंज आपका ये रहा सतपुड़ा और ये है विंध्य और ये है सतपुड़ा। नर्मदा दोस्तों सतपुड़ा और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। चलिए तो पहले विंध्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत जो है भारत उपखंड को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में विंध्याचल बहुत ऊंचा था, जिसके कारण लोग दक्षिण की ओर नहीं जा पाते थे। तो ऋषि अगस्त्य ने एक बार विंध्याचल से कहा कि तुम थोड़ा झुक जाओ ताकि मैं तुमको पार करके दक्षिण की ओर जा सकूं, और मैं जब तक वापस न लौटूं तुम झुके ही रहना। और अगस्त्य मुनि गए और फिर वो वापस नहीं आए। तो विंध्य पर्वत जो है तब तक वैसे ही झुकी की झुकी रह गई, झुका का झुका ही रह गया। और फिर वो गए अगस्त्य मुनि गंगा जल लेकर और गोदावरी को गंगा के रूप में उनको मान्यता दी वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारी कहानियां हैं। विंध्याचल पर्वत जो है एक श्रेणी जो पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला है। इस श्रृंखला का पश्चिमी अंत जो है गुजरात में, पूर्व में वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व और उत्तर पूर्व से होते हुए ऐसे हो सकते हैं मिर्जापुर तक जाती है विंध्याचल। हालांकि इसका विस्तार आप आगे तक देख सकते हैं, क्या मतलब बिहार तक इसका विस्तार आप हो सकता है, जाकि इस क्षेत्र में काफी आप डोलोमाइट वगैरह अभ्रक का खनन होता है जिस क्षेत्र में, गया मुंगेर तक इसका विस्तार आप देख सकते हैं इसका। इस श्रृंखला के उत्तर व पश्चिमी इलाका रहने लायक नहीं है, जो विंध्य व अरावली श्रृंखला के बीच में स्थित है। ये पूरा बीहड़ इलाका है जो दक्षिण से आते हुए हवाओं को रोकती है। इस पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार। विंध्याचल पर्वत जो है मालवा पठार का दक्षिणी छोर बनाते हैं तथा इसको दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, कैमूर और दक्षिणी शाखा। अब देखिए विंध्याचल है, यहाँ पर एक देखिए ये कैमूर है, शाखा हुआ है आपका हमारा ऊपर की ओर गया, और दक्षिणी जो है इधर आ जाएगा, जो कि ये मैकाल रेंज का निर्माण करेगा। यहाँ पर मैकाल रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है उसको मैकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। छत्तीसगढ़ को जनरली तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्तर का मैकाल रेंज, दूसरा है दक्षिण का दंडकारण्य, और बीच का उसका ये महानदी बेसिन। विंध्याचल पर्वतमाला पठार का दक्षिणी छोर बनाते हैं और इसके बाद दो शाखाओं में बढ़। कैमूर श्रेणी जो सोन नदी के उत्तर से पश्चिमी बिहार राज्य तक फैली है, तो दक्षिण शाखा सोन नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र की मैकाल श्रेणी या अमरकंटक पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में मिलती है। मालवा पठार के दक्षिण से आरंभ होकर यह श्रेणी पूर्व की ओर मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। यह भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी कि यह माफ कीजिएगा उत्तर शेष भारत को या उत्तर भारत, एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये सही नहीं है। तो नहीं हो रहा दोस्तों, आगे इसको करते हैं। एक्चुअली ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य शब्द की उत्पत्ति विधु धातु से होती है, की जाती है, जो भूमि को वेद या पर्वतमाला भारत में दक्षिण में स्थित है। विधु का क्या मतलब है? विध का क्या मतलब? ये विध का मतलब शायद विद्वता या विद्या से हो सकता है। दोस्तों ये है विंध्याचल रेंज, और इसके आगे हम थोड़ा सा विंध्य के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी लेते हैं, देखते हैं। अपनी जो समतलीय बलुआ पत्थर और संरचना के कारण ये पर्वतमाला समतल शिखर युक्त और पठार जैसा लगता है। चंबल
यहाँ पर जो है चंबल, बेतवा, केन और टोंस, तमसा, काली सिंध, सोन, पार्वती नदियों का उद्गम यहीं से हुआ। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब से देखिए ये विंध्य है, यहाँ से निकलती कौन सी है, ये चंबल निकल गई यहाँ से हमारी ये काली सिंध, पार्वती, ये सिंध और धासान, यहाँ बेतवा और ये कैन, ये सारी नदियां विंध्य से निकलती। विंध्य से नदी निकलने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर यदि देखें तो सबसे पश्चिम में हमारा माही नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, उसके बाद है हमारा ये चंबल, फिर काली सिंध, उसके बाद पार्वती, फिर सिंध, फिर धसान, उसके बाद कैन, हाँ सॉरी सिंध के बाद बेतवा, तब धसान, तब कैन, ये सारी नदियां जो है विंध्य श्रेणी से निकलती है। अब सोन चूंकि मैकाल रेंज से, हाँ मैकाल रेंज से निकलती है, अमरकंटक से, ये भी विंध्य रेंज से ही माना जाएगा इसको। सबसे पूर्वी नदी जो निकलती है इससे वो है, वो हमारा ये है सोन नदी। तो ये सारी नदियां निकलती है। देश के 51 शक्तिपीठों में एक माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भी इसी पहाड़ पर है, ये बनारस के पास अवस्थित है, जिसको विंध्याचल के नाम से भी जानते हैं, विंध्याचल या विंध्यवासिनी। रोहतासगढ़, चुनारगढ़ और कलिंजा जैसे अनेक ऐतिहासिक दुर्ग हैं। इसके अलावा चित्रकूट, विंध्याचल आदि अनेक पावन तीर्थस्थल भी यहाँ पर हैं। इसकी कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को विकास के नाम, एक्चुअली ये जो है मतलब चूना पत्थर या फिर लाल बलुआ पत्थर का बहुत ही रिच सोर्स है, बहुत समृद्ध स्रोत है इसका, जिसके कारण आप देखेंगे सम्राट अशोक के काल से ही लेकर मौर्य काल से ही आज तक यहाँ पर भारी मात्रा में पत्थरों का उत्खनन होता रहा है। इन श्रेणियों में एक बहुमूल्य हीरे युक्त भ्रंशीय पर्वत भी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने बात किया किस पर, मालवा का। ये हमारा था ये उत्तरी मध्य उच्च पठार, जिसमें मालवा का पठार, अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, इन पर हमने बात की। मालवा का पठार, फिर इसके कुछ निकल अरावली पर्वत, और उसके बाद हमारी थी कौन सी, विंध्य पर्वत से। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार जरूर जवाब दिए, कमेंट कीजिएगा उसका। थैंक यू।